समय के हिसाब से हम धीमे चल रहे हैं बेटा। मौर्योत्तरकालीन कला में कितना पढ़ा था? बातें नहीं बेटा। एक तरीका है कि हार्डली हम इसको बहुत तेजी से शिफ्ट करें। मॉर्निंग बेटा। एक है कि जितना सेलेक्टिव हो उतना लिखने के लिए है। आपको पता है कि कला एवं संस्कृति आपके यहां से सवाल ना बेटा प्रीलिम्स में बड़ा कम होता है। अगर होता भी है तो स्टेटमेंट में होता है ना, कथनों में होता है। एक समान समझ से निकल सकता है। मौर्योत्तर काल के डायरेक्ट दरअसल क्या है कि समय कम दिया है बेटा, इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट रखते हैं, हल्का सा। बस इतना समझिए बेटा। मूर्तिकला आपने पता है हमारे यहाँ कहां से शुरू होती है बेटा? प्राग इतिहास से शुरू होती है। उच्च पुरापाषाण काल में हमें क्या मिला बेटा? अस्थि प्रतिमा मिली, हड्डी की प्रतिमा। हड़प्पा सभ्यता में हमने पढ़ा, लगभग कहते हैं ना कि धातु मिश्रण वाली, जैसे कांस्य की प्रतिमा, सेल खड़ी या टेराकोटा की प्रतिमा। पॉइंट बेटा। मौर्य मौर्य मौर्योत्तर काल में, अच्छा मौर्य काल में कौन सी प्रतिमाएं बन रही थी? मौर्य काल में हम क्या देख रहे थे? क्षेत्रीय स्तर पर चला था लोक कलाओं में, लाइक ये छे छड़े, यही तो कर रहे थे। और मौर्योत्तर काल में हल्का सा परिष्करण होगा। बस इतना समझिए कि इस काल की राजनीति बदल गई है। भारतीय संदर्भ को हल्का सा कोट करने की कोशिश करता हूं। देखिए हम सिंध से लेकर लगभग गुजरात के संभाग या उत्तर पश्चिम बलूचिस्तान सेक्शन की बात कर रहे हैं। हम इस पूरे क्षेत्र को क्या उत्तर पश्चिम कहते हैं बेटा? उत्तर पश्चिम सेक्शन। यहां एक कला रहेगी बेटा। दरअसल हमें पता है कि विदेशी अटैकर जब आए तो आपको पता है ना, शक एवं कुषाण। शकों ने क्या ले लिया बेटा? गुजरात संभाग ले लिया है और महाराष्ट्र का संभाग ले लिया है। पॉइंट। तो शक तो यहां है और या फिर वो मथुरा तक है। इनको हराएंगे कुषाण। समकालीन समय में कुषाण होंगे। और आपको पता है ये दोनों कौन है बेटा? ये दोनों कौन है बेटा? मध्य एशियाई ट्रिब्यूनल से बेटा, मध्य एशियाई। हम इतिहास नहीं पढ़ेगी फिर कह रहे हैं। हम इतना भर कह रहे हैं कि ये सभी लोग ना पूरा ग्रीकिस्ट मॉडल वाले हैं, ग्रीक। मैं इतनी भर बात कर रहा हूं कि उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीक मॉडल पर दरअसल और पीछे जाए तो ग्रीक का जो आइडियलिस्टिक मॉडल है लगभग 300 ईस्वी में जो चला था, 300 बीसी में, वो वहां शुरू हुआ था गोथिक शैली। या कह सकते हैं कि यूरोपीय वास्तुकला जो आरंभ हुई थी वो गोथिक शैली थी, चाहे वो मूर्तियों में हो या इमारतों में। लगभग जब पुनर्जागरण आया 1350 से लेकर 1550 के बीच में, अर्थात 14 से 16वीं सदी में, तब वहां बैरिक शैली आ जाएगी, रोमन ग्रीकों का मिश्रण हो जाएगा। उस बैरिक शैली को ब्रूनेलो लास्की करेंगे, वहां शुरू करेंगे। मैं सिर्फ इतना भर कह रहा हूं कि यहाँ गॉथिक शैली है आरंभ में, यूरोपियन मॉडल है और यूरोप में चल रहा था उस समय पर रोम या
जो चीज रोम में या ग्रीक में चल रही थी, क्योंकि रोम और ग्रीक रिप्रेजेंट कर रहे थे यूरोपीय संस्कृति को, है ना। तो छोटी सी बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग ग्रीक थे, उत्तर पश्चिम भारत में आए, और भारतीय लोग कैसे हैं बेटा, इंडियन है, इसलिए हम इनको हल्का इंडो कर देते हैं। क्या इस शैली को हम इंडो ग्रीक कहेंगे? और इंडो ग्रीक शैली जो विकसित हुई है यहाँ, जिसको हमने कॉमन नाम दिया, ये गांधार जोन में थी, इसीलिए इसे गांधार शैली कह दिया, गांधार शैली। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भारत में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ मूर्ति परिप्रेक्ष्य में, तो कैसा बना था? गांधार शैली बनी, इंडो ग्रीक बनी, सीधी सी बात, या रोमन ग्रीक प्रभाव वाली शैली बनी। मूलतः ये भारतीय नहीं थी और न ही मूलतः ये ग्रीक थी। इस पूरी शैली का जो आदर्श है वो क्या है बेटा? यथार्थवाद है। यथार्थवाद का मतलब साफ है कि जो जैसा दिखता है सेम है, इसमें कोई लौकिकवाद या ईश्वरी गुण नहीं है, अर्थात इसमें भौतिकवाद भी था, अर्थात इसमें प्रत्यक्षीकरण वाली है, साफ है, अलौकिक अवधारणा नहीं है, लौकिक है। मोटी बात सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो जैसी दिख रही थी वैसी मूर्ति बनाएगी। इसमें जो प्रतिमाएं बनी वो किसकी बनेगी बेटा? या तो यूनानी देवी देवताओं की बनाई थी, और या फिर बुद्ध की जो मूर्तियां बनी। यहां जो हमें कहते हैं ना कि रॉ मटेरियल के फ्रेम में मिला, वो क्या मिला बेटा? धूसर रंग की कुछ मिश्रित चट्टाने मिली थी बेटा, ग्रे कलर हम कह देते इस जगह। कॉमन स्वभाव में सिर्फ इतना समझ लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मूर्तिकला, इसका टॉपिक तो आपने थोड़ा सा उस समय पढ़ा भी होगा इतिहास के क्रम में, नहीं पढ़ा तो सिर्फ एक कॉमन विशेषता पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब मूर्तिकला बन रही थी, कि मूर्तिकला के क्रमिक विकास के परिणाम में, आपको पता है ना, मूर्तियों के काल में मौर्योत्तर जो मौर्य काल में था, यक्षिची की प्रतिमा हम देख रहे हैं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक थी, प्रासंगिक है जितनी की पहले रही होगी, लगभग थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। तो गांधार शैली क्या है? तो आप क्या बोलेंगे बेटा? गांधार शैली मूर्तिकला शैली है, नंबर एक। ये कहां है भारत में? उत्तर पश्चिम में है। नंबर दो, ये कैसी शैली है? इंडो ग्रीक है, अर्थात रोमन प्रभाव वाली है। ठीक है बेटा। और इसी को एक कॉमन नाउन में कहते हैं हेलेनिस्टिक। क्या कहते हैं बेटा? हेलेनिस्टिक कह दीजिए या हेलेनिस्टिक कह दीजिए, हेलेनिस्टिक शैली में है। पॉइंट नंबर चौथा हुआ, यह शैली यथार्थवाद या भौतिकवाद पर आधारित है, मतलब प्रत्यक्ष चित्र दिखाती है। यूनानी देवता या बुद्ध की प्रतिमा यहां पर बनी है, तो इसका जो रंग है वो धूसर या ग्रे कलर का है, हल्का सा मटमैला है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये क्या है बेटा? गांधार है। यही लगभग मथुरा के संदर्भ में मथुरा में जो मूर्तियां बन रही थी बेटा, वो स्वतंत्र रूप से भारतीय थी, नंबर एक। अगर वो भारतीय हैं तो स्वाभाविक है इनमें क्या रहेगी बेटा? अलौकिकता रहेगी। अलौकिकता मतलब क्या है बेटा? इस जगह की नहीं है, अर्थात ईश्वरीय अवधारणा पर आधारित है, धार्मिकता पर है, रिलीजियस मोड वाली है। अगर रिलीजियस मोड वाली है तो स्वाभाविक है इनके पीछे एक आभा मंडल होगा, इन मूर्तियों के पीछे, और विशिष्ट मुद्राएं होंगी, या तो वरद मुद्रा में बैठे होंगे बुद्ध, और या फिर अभय मुद्रा में होंगी, या भू स्पर्श कर रहे होंगे। वरद मुद्रा का मतलब है वरदान देने की स्थिति है। इस तरह से एक प्रतिमा जो बनी हो तो वरद रहेगी। अगर एक चित्र, कहते हैं पालथी मार के बैठे हैं, एक हाथ अगर उनके इस पर क्या रखा है, घुटने पर रखा है, और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगी बेटा? अभय मुद्रा हो जाएगी। अगर भूमि स्पर्श का मतलब है कि घुटने पर न रख के एक हाथ जमीन पर रखा है, भूमि स्पर्श हो जाएगा। मतलब सामान्य प्रतिमाएं बुद्ध की जो इस जगह पर बनी है वो मोस्टली लौकिक अलौकिकवाद की है। आभा मंडल इसके पीछे, आभा का मतलब है तब प्रकाश मंडल है, डिवाइन पावर दिखाई गई है इनको, जबकि वहां डिवाइन पावर नहीं दिखाई गई। एक मथुरा शैली का दूसरा आचरण यह है इस पूरे में, दरअसल यहाँ जो कैसा था? धूसर रंग का था। यहाँ
चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर है। कैसा है बेटा? चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर है। कुछ मूर्तियां अब बाद में जो बनी है वो संगमरमर की हो गई है, लेकिन उस समय तो जहां यहां जो मूर्तियां बनी, कुछ बुद्ध की बनी है, कुछ जैन की बनी है, तो कुछ हिंदू आइडियोलॉजी की बनी है। पॉइंट नंबर, इसके अलावा भी क्षेत्रीय मूर्तियां बनी है। जैसे मथुरा के माठ से आप देखेंगे तो कनिष्क की प्रतिमा मिली है, बिना सिर वाली, है ना? तो वो क्षेत्रीय मूर्तियां मिली है। हम सीधा यह कह रहे हैं कि इस काल में मूर्तियों के विकास के क्रम में मथुरा शैली स्वतंत्र भारतीय बनी, जो क्षेत्रीय एवं आसपास के जगहों को कोट कर रही थी। सेक्शन है अपना आंध्र प्रदेश में अमरावती, यहां भी लगभग स्वतंत्र भारतीय प्रतिमाएं बन रही थी। स्थिति यह है कि यहाँ की प्रतिमाएं संगमरमर की थी, स्वतंत्र थी। इन प्रतिमाओं पर आधार है इनके बेटा पूर्व के दर्शन, जैसे रामायण महाभारत, इनके बेस पर चित्रण करने की कोशिश की। लेकिन याद रखिए, इन पर जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, जो मूर्ति बनी है, वो सिर्फ बुद्ध की बनी हुई है। तो यहां भी बुद्ध की मूर्ति है, संगमरमर की है और भारतीय है, सीधा कह दीजिए। ठीक है बेटा, अब आप हमारे साथ लिखिए बेटा, इसको चित्र बनाओ हमारे साथ। आप मूर्तिकला डाल लेंगे, मौर्योत्तर काल हेडिंग है, उसमें टॉपिक है मूर्तिकला। जल्दी से लिखिएगा बेटा, आज फालतू की बात नहीं करेंगे। हाँ, उत्तर पश्चिम भारत, यहां एक शैली बनेगी, मूर्तियों की शैली है अपना गांधार शैली। तो ये शैली किसकी है? गांधार मूर्ति की। और गांधार शैली क्या है बेटा? हेलेनिस्टिक प्रभाव वाली है। हेलेनिस्टिक अर्थात इस पर ये ग्रीको रोमन प्रभाव है। ग्रीको रोमन प्रभाव की वजह से इसे हेलेनिस्टिक कह देते हैं, और या फिर इसे एक कॉमन स्वभाव में इंडो ग्रीक शैली कहते हैं, या आप हेलेनिस्टिक कला कह दीजिए, इंडो ग्रीक शैली कह दीजिए। अगर हेलेनिस्टिक कह रहा है तो रोमन ग्रीक का संयुक्त प्रभाव है। पॉइंट। इस शैली की जो प्रतिमाएं बनेगी, सारे की सारे कैसे रंग के? ग्रे या धूसर रंग की हैं। हाँ, ग्रे कलर की है या धूसर रंग की है। ग्रे या धूसर रंग है। इसमें जो प्रतिमाएं बनी है वो कैसी हैं बेटा? या तो यूनानी देवता जैसे अपोलो की बनी है, देवताओं की है, या फिर बुद्ध की है। भारतीय कंटेक्स्ट में हम बुद्ध को देखेंगे। यहाँ की मूर्तियों का स्वभाव है कि ये भौतिकतावादी है, अर्थात यथार्थवादी है। यहां पर बुद्ध को ना बेटा चप्पल पहने, मूछ वाले बुद्ध दिखाए गए हैं। जबकि किसी अन्य जगह पर मूछ वाले बुद्ध नहीं दिखाए गए। पूरा सिर साफ है इधर, और ऊपर सिर्फ चोटी बनी हुई है, यहां तक तो दिखाया गया है, पर उनकी मतलब सेविंग में दिखाया गया है नहीं। और यहां साफ दिखाया गया कि जो व्यक्ति लंबे समय तक तपस्यारत रहेगा तो जर्जर भी हो सकता है। एक जगह बुद्ध को जर्जर दिखाया गया है, कपड़े फटे पुराने दिखाए गए हैं। एक जगह पर बैठे हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, मूछे बढ़ गई हैं, बाल बड़े हो गए हैं। तो स्वाभाविक है, अगर तपस्या रहते तो ऐसा होगा। और हमारी प्रतिमाओं में अलौकिक मंडल से जोड़ा गया है कि लगभग देवताओं की तरह, क्योंकि इनके दाढ़ी नहीं आती, क्योंकि खाते पीते नहीं, इसलिए स्वाभाविक बाथरूम भी नहीं जाते। मतलब देवता क्या होते हैं बेटा? देवता क्या होते हैं?
अलौकिक शक्ति है। छदम से यहां, छदम से वहां, यही तो हुआ ना बेटा। अगर ये सब है तो सब का मतलब क्या है? देवता खाते पीते नहीं है, लेकिन हमें तो विवरण मिलता है ग्रंथों में, खासकर वेदों में। लेकिन ईश्वरी शक्ति को क्योंकि अपने प्रतिमा या प्रतीक माना है, विश्वास से जोड़ा है, तो इसलिए तो नहीं खाते पीते। इसीलिए आजकल एक परंपरा भी है ना, जो लोग आस्तिक हैं, कितना 56 भोग लगाए हैं, लगाते हैं ना आप, कभी बालाजी को, कान्हा जी को, या अनदर जो भी जिसके आदर्श रहे हो, ठीक ठाक खिलाते हैं, बोले खा। बस इतना विश्वास, ये मान लिया कि आस्था है और विश्वास से खिला रहे हैं, इसे प्रेम कर रहे हैं, सिर्फ यहां तक है पॉइंट ना बेटा। वो खाते नहीं, लौट फिर के खुद ही खा लो, कोई प्रभाव नहीं। तो लोग कहते हैं कि इसको पब्लिक में बांट दो, संभवतः इसका आशीर्वाद मिलेगा। जो भी है, मिले न मिले, आप भी खा लो, प्रसाद तो प्रसाद है। हाँ चलो, फालतू की बात में घुस गए बेटा। यथार्थवादी है, चप्पल पहने मूछ वाले दिखाया गया है। तपस्यारत बुद्ध जर्जर अवस्था में दिखाए गए। एक जगह चप्पल पहने दिखाए गए, कपड़े पहने दिखाए गया था। तपस्यारत बुद्ध जर्जर अवस्था लिख दीजिए। हमने 4-5 बातें कही हैं, बहुत ज्यादा बात कही नहीं है। हेलेनिस्टिक, इंडो ग्रीक, धूसर रंग की है, यथार्थवादी आचरण है, मतलब यथार्थवादी है। यूनानी देवता या बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। तपस्यारत बुद्ध जर्जर अवस्था में है। मूछ वाले बुद्ध दिखाए गए हैं। चप्पल पहने दिखाए, पनाही। 16वीं सदी में तुलसीदास बाबा ने रामचरित जो मानस गढ़ा है, उसमें पनाही शब्द का यूज किया है। अवधी भाषा में है तो उसका प्रभाव तो रहेगा पनाही। चल, दरअसल हमारा सबसे बड़ी मुश्किल ये है, वर्तमान में अभी साइंस टेक पढ़ा रहे हैं, एक संस्था है। अच्छा, साइंस टेक में क्या है कि मोस्टली जो कंटेंट होते हैं वो इंग्लिश वर्जन के होते हैं। समझाने के क्रम तक तो ठीक है, जैसे ही बात सेंटेंस की आ जाती है तो हमारी हालत लगभग वही होती है जो आरंभ में कपिल शर्मा की थी। तो कहते हैं ना, टूटे फूटे रिदम में सेंटेंस को क्रमिक आधार दे देना। क्या है कि जो व्यक्ति आइडिया जनरेट करता, स्टेट, देखिए डेटा पढ़ाना सुगम है, जैसे कहते हैं कि बाइलिंगुअल पढ़ाना या पीपीटी के थ्रू पढ़ाना बड़ा आसान है, क्योंकि पीपीटी चल रही होती है, एक सेंटेंस इंग्लिश का, एक हिंदी का है, म्यूचुअलाइज हो गया। जब आप डेटा, अच्छा हमारी आदत है कि जितने भी डेटा हमारे होते हैं वो सारे के बुकिस की बजाय डेटा जनरेटेड होते हैं, मेंटली ओरिएंटेड होते हैं। मैंने आपको जब जब कोई कला या संस्कृति लिखाई होगी तो किताब की भाषा की बजाय अपने शब्द का प्रयोग किया होगा। कहीं ये सब कोई किताबी भाषा नहीं, स्टेटमेंट वही है जो किताब में है, जो पॉइंट है, लेकिन वो भाषा नहीं है। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि हम एज इट इज याद भी नहीं कर सकते, कॉपी, कट कॉपी एंड पेस्ट। और आजकल कट कॉपी पेस्ट का बड़ा जमाना है। 4-5 बुकों से सोर्स के लेके पीपीटी बनाओ, इंग्लिश या हिंदी में सेट करो। तो हमें वहां के डायरेक्टर ने सलाह दी, बोले सर आप पीपीटी बना लो। मैंने कहा पीपीटी तक तो डेटा प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन जो तत्कालीन, जैसे एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन के हिसाब से जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आप लिख लो पहले से, सबके उत्तर जो लिखा रहे हो उसको ट्रांसलेट करा लो और पीपीटी में कन्वर्ट करा लीजिए। मैंने कहा कि परिस्थिति तय करती है कि क्वेश्चन का फ्रेम क्या होगा। हर क्वेश्चन का मॉडल नया होता है। हो सकता है कि मुझे जो क्वेश्चन आता, अगली बार आपने क्वेश्चन पूछ लिया कोई मेंस का, तब मान के चलिए 5 तो मैं अपने सेलेक्ट तो कर लाया। तो पीपीटी में तो इसलिए अच्छा है कि ऑनलाइन मोड में तो एक तरफा फिलो, कोई पूछने वाला नहीं है। क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट के मूडों का कोई भरोसा नहीं।